नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का पीआईक्यू का क्लास चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका 9वां वीडियो है। इससे पहले आपका 8 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, जो कि बना हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 जनवरी 2023 फर्स्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्नों को, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त प्रांत, बरार, बंगाल या कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी जो आंदोलन था उस समय के बंगाल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उस समय कौन कौन सा बंगाल के अंतर्गत आता था। जो आज वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं, वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे बिहार। तो बिहार भी उस समय बंगाल के अंतर्गत ही आता। आज का उड़ीसा आता, आज का झारखंड आता, झारखंड के अलावा आज का पश्चिम बंगाल आता। साथ में जो बांग्लादेश है वो भी आपका उस समय बंगाल के अधीन ही आता था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, जो कि आपका भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसका एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। जिस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी प्रकार से एक आपका स्वदेशी आंदोलन भी कंडक्ट हुआ था, जो कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित हुआ था। ठीक है, कलकत्ता टाउन हॉल की बात करेंगे तो बंगाल में ये स्थित है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। से पहले आपको बताते चलें कि एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा जो बेहतरीन जो तरीका होता है, पहली बात तो आप उसका पीओक्यू को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप लोग उसका सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। साथ में आप लोग मॉक टेस्ट भी दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोग दीजिएगा कहाँ, तो मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक का मार्केट में वो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका हैप्पी आवर सेल भी चल रहा है। उसके अंतर्गत आप अगर पासेस को परचेस करते हैं तो टेक्स्ट बुक का जो पास है वो मात्र आपको 314 रुपये में, और जो पास प्रो है आपका टेक्स्ट बुक का, जिसमें आप एक मॉक को आप अनलिमिटेड और दे सकते हैं, साथ में आप यहाँ पर पीओक्यू का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, वो मात्र आपको 449 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक ऊपर आपको सभी एग्जामों का, चाहे SSC का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या आपके PCS लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीओक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अंतर्गत ही अभी SSC GD का जो वैकेंसी आया है उसमें आपका नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो मॉक टेस्ट हो सकता था उसको भी यहाँ पर आपका शामिल कर लिया गया है। साथ में आपको पुराना भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ में आपको हिंदी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG यूज करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान की बात करेंगे तो विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो हमारे देश, अपने देश भारत का है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत। ठीक है, भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वहाँ बात करेंगे तो इसमें आपका 12 अनुसूचियाँ हैं, वो अभी वर्तमान में 22 भाग हैं और तकरीबन आपका 448 अनुच्छेद है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अनुच्छेद का संख्या आपका 395 है। ठीक है, अनुच्छेद का संख्या आपका 396 हुआ नहीं है। ये 448 जो अनुच्छेद आपको बता रहे हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे कि एक आपका अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद 21A भी है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के इसी प्रकार आपका 51 है, 52 है। ठीक है, उसी प्रकार मिला के अनुच्छेद की जो संख्या होता है आपका 448 तक जाता है। लेकिन संविधान में आपका अनुच्छेद जो है आपका संख्या की बात करेंगे तो 395 ही है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे संविधान है जो कि मूल रूप में कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो आपका अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा संविधान को अपने हाथों से लिखा किसने था, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने लिखा था। यहाँ 448 नहीं होगा दोस्तों, 470 अब हो गया है क्योंकि बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इस पर आप लोग ध्यान ही मत दीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि संविधान में 395 अनुच्छेद है। इसके अलावा भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। इसके अलावा जो संविधान है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि प्रस्तावना में भी इस डेट का जिक्र किया गया है। लेकिन आपसे पूछेगा कि संविधान भारत में लागू कब हुआ था। संविधान लागू होने की जो तिथि है आपका 26 जनवरी 1950 है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद चुना गया था? तो इसका राइट आंसर आपका संजय राउत था। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग महाराष्ट्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की जब हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जो राजधानी है वो दोस्तों आपका मुंबई है। इसके अलावा वहाँ के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके एकनाथ शिंदे हैं। साथ में वहाँ के जो गवर्नर हैं आपके कौन है? रमेश बैस हैं। इसके अलावा वहाँ से प्रमुख जो लोक नृत्य की बात करते हैं तो प्रमुख लोक नृत्य में आपका लावनी हो गया, इसके अलावा आपका तमाशा हो गया, कोली हो गया, इसके अलावा आपका डिंडी हो गया, इसके अलावा धनगरी गजा हो गया, इसके अलावा दही कला, दस अवतार हो गया, पोपदास हो गया। ये सभी जो लोक नृत्य है आपका कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का ही है। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, नल्लाथल्मी कलाईसेल्वी को आपका अगस्त 2022 में CSIR, जिसका फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उसकी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। जब ये नियुक्त हुई तो ये आपकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में जानी गई। ठीक है, इसके अलावा आप इन्हें फिगर के माध्यम से भी देख सकती हैं, यहीं आपके नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, इसके अलावा ये किनका स्थान लिए है? तो ये आपके शेखर मांडे का स्थान लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाया जाता है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम जाना जाता है? तो सागा दावा जो फेस्टिवल है आपका सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। ठीक है, सागा दावा जो कि ये त्यौहार गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की जब हम लोग बात करते हैं तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म आपका नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसके अलावा शाक्यमुनि शाक्यों के ऋषि के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये जो त्यौहार है आपका सागा दावा जो कि बौद्ध पंचांग के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये ज़्यादातर गंगटोक की गलियों में मनाया जाता है और सुकलागमठ से उनकी जुलूस शुरू होती है। ये त्यौहार आपका 1950 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन था आपका साइना नेहवाल का। साइना नेहवाल दोस्तों आपका एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वर्ष 2012 में जो आपका लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें आपका कांस्य पदक है जो कि अपने नाम की थी। नेक्स्ट आपका है कि रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की है? तो रवि कीर्ति के द्वारा आपका प्रशस्ति विलेख का रचना किया गया है। तो किस शासक के लिए? ठीक है, किस चालुक्य शासक के लिए? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिसका शासनकाल 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक का था। ये आपके दरबारी कवि में नियुक्त किए गए थे पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, इसके अलावा मेगुती मंदिर पर एहोल अभिलेख की रचना, जिन्होंने राजा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने राजधानी को एहोल से बदामी स्थानांतरित करने का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि सतरिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया की बात करेंगे तो जो सतरिया नृत्य है वो आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका असम होगा। सतरिया नृत्य को संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये जो नृत्य है उसके संस्थापक माने इस नृत्य का स्थापना या पुनः स्थापना किसने किया है? तो इसका नाम आता है श्रीमंत शंकरदेव जी का। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में सुनील कोठारी को सतरिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार के द्वारा माधव देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भारत में शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य है। वो शास्त्रीय नृत्य में एक आपका क्या है? भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली है जो कि केरल का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का ही है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आपका कथक जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है और ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों को 29 अंक है तो उनमें से किस एक अंक पर खेल जीतेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 30वां अंक राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आधुनिक बैडमिंटन की जब हम लोग बात करते हैं तो जो आधुनिक बैडमिंटन है ये आपका सिंगल्स या डबल्स इवेंट या मिक्स्ड डबल्स के रूप में खेला जाता है। इसमें रैकेट और शटल
की मदद ली जाती है। इसके अलावा विजेताओं को अंकों और जीते गए सेटों की संख्या से चुना जाता है। स्कोरिंग सिस्टम की बात करेंगे तो एक मैच में 21 अंकों के कुल 3 गेम होते हैं। हर बार सर्व होने पर 1 अंक प्राप्त होता है। रैली जीतने वाला पक्ष अपने स्कोर में 1 अंक जोड़ता है। दोनों पक्षों के अंक के 20-20 होने पर जो पक्ष पहले 2 अंक की बढ़त हासिल कर लेता है वो गेम जीत जाता है। दोनों पक्षों के अंक यदि 29-29 होने पर 30वां अंक प्राप्त करने वाला पक्ष उस गेम को जीतता है। और ये आपका प्रश्न था। एक गेम जीतने वाला पक्ष अगले गेम में पहले सर्व करता है। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट की बात करेंगे तो बैडमिंटन कोर्ट की बात करते हैं तो बैडमिंटन कोर्ट बैडमिंटन के रैकेट खेल के लिए उपयोगी की जाने वाली आयताकार शर्तें होती है। ठीक है, तो बैडमिंटन कोर्ट का जो आपका रूप होता है वो आपका आयताकार होता है। इसके अलावा यह आधे में एक केंद्र से विभाजित होता है। आप लोग को मालूम होगा, आप लोग भी बैडमिंटन खेले होंगे, इस प्रकार का कोर्ट होता है और यहाँ से तो आधा विभाजित किया जाता है। कोर्ट आमतौर पर सिंगल्स या डबल्स दोनों खेलों के लिए चिन्हित होते हैं, जिनकी सीमा चौड़ाई 2 मैच प्रकारों के लिए भिन्न होते हैं। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई बात करेंगे तो आपका 13.4 मीटर, लेकिन डबल्स कोर्ट के लिए वही लंबाई आपका 6.1 मीटर चौड़ा होता है डबल कोर्ट के लिए, और सिंगल कोर्ट के लिए चौड़ाई आपका 5.18 मीटर होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लंबाई दोनों के लिए सेम होता है। इसके अलावा आपका पूरे बैडमिंटन कोर्ट के चारों ओर 0.61 मीटर की दूरी प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है? डैश कास्ट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका अस्थिरीकरण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सरकार को समग्र मांग का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है, इसे हम लोग स्थिरीकरण कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट के घोल को बेरियम क्लोराइड के घोल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। इसके अलावा जब बेरियम क्लोराइड अपने जलीय घोल के रूप में सोडियम सल्फेट के साथ मिलाता है तो बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है जो पानी में अघुलनशील होता है। ये आप सूत्र भी देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड का और दोस्तों आपका सोडियम सल्फेट का। जब ये रिएक्शन होता है तो आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है और इसके बाद ये बनता है आपका बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रतिक्रिया सोडियम जो क्लोराइड होता है यानी कि NaCl भी बनता है जो पानी में घुल जाता है और देखा नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। ये किस फसल की बात हो रही है? तो यह बात हो रही है आपका जूट फसल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जूट होगा। जूट की बात करते हैं तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर या स्वर्ण रेशा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है। इसके अलावा इसका उपयोग हम लोग बोरे, चटाई, रस्सियाँ, सूत, कालीन, अन्य कलाकृतियाँ बनाने में भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा गंगा जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा की समृद्ध जलोढ़ मृदा के कारण इसकी खेती मुख्य रूप से पूर्वी भारत में की जाती है। भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, थाईलैंड हो गया, जूट के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। इसकी खेती के लिए आवश्यक तापमान की बात करेंगे तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की बात करेंगे तो 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर। शीर्ष उत्पादक राज्यों में बात करेंगे तो शीर्ष उत्पादक राज्यों में जूट का सबसे उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद बिहार, असम का स्थान आता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड तीनों मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा शोभना नारायण। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 शोभना नारायण। शोभना नारायण की बात करते हैं तो शोभना नारायण एक आपके भारतीय कथक नृत्यंगना है। इसके अलावा भारतीय लेखा परीक्षा और लोक सेवा में एक करियर अधिकारी हैं। वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करती हैं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने बिरजू महाराज, जो कि बिरजू महाराज भी एक कथक के ही क्या हैं आपके प्रतिपादक हैं, उनसे ही इन्होंने शिक्षा ली थी। शोभना नारायण कथक जो कि आपका उत्तर भारत का सबसे नृत्य है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है पहली तारीख से 5 वर्षों का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल यदि इसे भंग ना किया जाए तो प्रथम बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से आपका 5 वर्षों का होता है। भारत के संविधान के द्वारा आवंटित सदन के लिए अधिकतम संख्या लोकसभा का 552 है। वर्तमान में 543 सीटें हैं। 1950 से लेकर
2020 के बीच में भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्य को नामित किया जाता था, लेकिन इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है। ठीक है, तो जो आयातित सामान होता है किस कारण महंगा होता है, तो प्रशुल्कों के कारण। ठीक है, ये शुल्क का ही समानार्थी शब्द है प्रशुल्क। ठीक है, तो प्रशुल्कों के कारण जो आपका आयातित जो सामान होता है क्या होता है, अधिक महंगा हो जाता है। ठीक है, तो प्रशुल्क या टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाए जाने वाला कर है जो आमतौर पर 5% तक होता है, लेकिन किसी भी देश के द्वारा घरेलू उद्योग अथवा उत्पादों के संरक्षण के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सामान्यतः जो प्रशुल्क होता है आयातित वस्तुओं पर ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैंकिंग सेवाएं। ठीक है, बैंक सेवाएं अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र है, जैसे कि प्राथमिक है, द्वितीयक है और आपका तृतीयक है। ठीक है, तो बैंक जो सेवाएं हैं ये आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बाकी जो डेयरी है, वानिकी है, मत्स्य है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक गतिविधियां सीधे पर्यावरण पर निर्भर करती है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे हो गया भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, निर्माण सामग्री हो गया, खनिज के उपयोग के लिए संदर्भित करती है। इस प्रकार इसमें शिकार इकट्ठा करना, ग्रामीण गतिविधियाँ, मछली पकड़ना, वानिकी, कृषि, खनन, उत्खनन शामिल है। इसके अलावा प्राथमिक जो गतिविधियाँ में लगे लोग हैं जो उनको काम करते हैं उन्हें लालपोश कार्यकर्ता कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लू किस ऋतु की विशेषता है। लू की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ग्रीष्म ऋतु का विशेषता है। तो राइट आंसर आपका होगा ग्रीष्म ऋतु। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरे गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है, जैसा कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। कभी कभी ये देर शाम तक भी जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। ठीक है, तो गर्मियों के दिन में जो लू चलता है बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे। नेक्स्ट आपका है वह है कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था, तो ये दोस्तों आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो कि 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री अरुण जेटली ने किया था। नेक्स्ट आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो जनगणना 2011 की बात करेंगे तो भारत में जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 74.04% है। तो इसका राइट आंसर 74.04% हो जाएगा। इसके अलावा देश में तो 74.04% है। इसके अलावा पुरुषों का साक्षरता दर आपका 82.14% है। वहीं पर महिलाओं की साक्षरता दर आपका 65.46% है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल का है, सबसे कम बिहार का है। नेक्स्ट आपका है किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितनी संतुलित आहार देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार, तो 3 संतुलित आहार देने चाहिए। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा शोध में पता चला है कि किशोरियों को प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को लगभग 2500 से 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो कैलोरी में भी याद रखिएगा। साथ ही इस दौरान शारीरिक मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फैट, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन और फाइबर जैसे पोषक तत्व की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 20 प्रश्न रहा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ में टेस्ट बुक पर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफर में आप लोग लाभ उठा सकते हैं। कूपन कोड APG जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब तक के लिए जय हिंद।